स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के इस YouTube चैनल पे। और लेकर आए हैं हम अपनी श्रृंखला सवाल आपके जवाब हमारे का तीसरा संस्करण। आज दिन में आपके द्वारा मुझे बहुत सारे सवाल मिले हैं और जैसा आप सभी से प्रॉमिस था कि रात तक हम इसका वीडियो बना लेंगे और ये वीडियो बनाने की शुरुआत है। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए, आपके बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं और आज नित नवीन और अलग अलग प्रकार के सवाल आए हैं। चूँकि अब क्या हो रहा है कि अब आप तैयारी कर रहे हैं और आपको डाउट्स आ रहे हैं, तो इसलिए आपके मन में सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि जितनी ज़्यादा आप स्टडी कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आपको डाउट्स भी आ रहे हैं। तो कृपया सभी छात्रों से अनुरोध है कि अंत तक वीडियो को देखिएगा, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सवाल हैं। ऐसा मत समझिएगा कि आपका सवाल पहले आ गया है तो आगे के सवालों, ये सभी सवाल आपसे जुड़े हुए हैं, आप तैयारी करने वालों से जुड़े हुए हैं। तो कृपया इन्हें अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा और अपने मित्रों से शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। आज का पहला सवाल है, जीएस सबसे बड़ी दिक्कत है, कितना टाइम दे के कितना पढ़ें, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, किस सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं। तो जीएस में इन्हें सबसे बड़ी समस्या हो रही मित्र को, और ये पूछ रहे कि कितना टाइम दे के कितना पढ़ें। तो जीएस के लिए, इसके लिए और आगे टाइम पूछ रहे हैं। दूसरी बात, किस सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी दें, किस सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं, और टाइम भी कम है तो इसका रिवीजन कैसे करें। मतलब इनका पूरा फोकस किस में है, जीएस के मैटर पे है। तो चलिए जीएस के सिलेबस को पहले देखते हैं कि जीएस के सेक्शन में हम देखेंगे मित्र। तो जीएस के सिलेबस में आप देखेंगे कि जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, इस संविधान में आपके 2 अंक हैं। उसी प्रकार से पूरे इतिहास पे, इतिहास में आप ध्यान दीजिएगा, इतिहास में भारतीय सभ्यता संस्कृति एक वर्ड दे दिया है, ऐतिहासिक घटनाएं। तो इसमें मूल रूप से आधुनिक इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है और संस्कृति वाला टॉपिक है। तो आप जो इसमें स्थापत्य हैं उससे ले सकते हैं। तो ये आपके हिस्ट्री पे टॉपिक है, ये भी 2 ही नंबर के हैं। उसी प्रकार से भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्रकृति संसाधन, ये कंप्लीट भूगोल भारत का और छत्तीसगढ़ का, ये 2 अंक के हैं। अर्थव्यवस्था उसी प्रकार से 2 अंक की है और विज्ञान है वो 3 अंक का है। तो इसमें आप ये 4 अंक के छोड़ दें तो आपको जीएस में केवल कितने अंक के हो रहे हैं, 11 अंकों के हो रहे हैं। चूंकि सिलेबस सबसे ज़्यादा वास्ट सिलेबस किसका है, जीएस का है, और सबसे अंक इसके अकॉर्डिंगली क्या है, बहुत कम है, 11 अंक के हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके क्वेश्चन क्या है कि कितना टाइम देके कितना पढ़ें। चूंकि यहाँ पे अब उतना ही टाइम दे दीजिए जितना 11 अंक के लायक है। किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, प्रायोरिटी किसी सब्जेक्ट को नहीं है मित्र, सभी सब्जेक्ट में समान अंक हैं। ये भी 2 अंक हैं, ये भी 2 अंक हैं, ये भी 2 अंक हैं और ये भी 2 अंक हैं। तो प्रायोरिटी तो सबको इक्वल है यहाँ पे। हाँ, जो आपसे पहले कवर हो रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री में आधुनिक भारत का इतिहास है और सभ्यता संस्कृति है, इसे आप जल्दी कवर कर सकते हैं तो आप उसे पहले करिए। या आप पे डिपेंड करता है कि आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है और कितना पढ़ा हुआ है। क्योंकि जीएस का सिलेबस जो अभी छात्रावास अधीक्षक में ऐसा है कि हम न्यू कमर हैं, पहली बार आप जीएस पढ़ रहे हैं, तो आपको तो वो तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। आप उसमें छाट नहीं सकते कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि आपको आगे भी एग्जाम्स की तैयारी करनी है। लेकिन आपने पहले जीएस पढ़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम नहीं है आपका, ये सेकेंड टाइम है, तो मैं उसमें ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास पढ़ने का समय नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए किसी भी एक इंस्टीट्यूट का, चाहे वो टुटेजा का हो गया, चाहे पटेल जी का हो गया, किसी का भी आप एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लीजिए, जीएस का कंप्लीट एमसीक्यू, और उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व कर दीजिए। तो इससे आप, मैं नहीं बोलूँगा कि इससे आपके पूरे 11 के 11 नंबर के 100% बनेंगे, लेकिन ये होगा कि 50% तो आप उसमें यानी हम आप स्कोर कर लेंगे। तो ये जीएस का सेक्शन है। जीएस में आप बोल रहे हैं कि कितना टाइम दे के पढ़ें, तो टाइम उतना ही देना है जो 11 अंकों के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दें, तो प्रायोरिटी सभी समान है यहाँ पर। वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस सब्जेक्ट पे कितनी हो चुकी है। स्किप कर सकते हैं, तो स्किप करने के लिए आप चाहें, अगर आपकी तैयारी है और आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो आप पूरा स्किप कर दीजिए। अदरवाइज स्किप आप किसे कर सकते हैं, आप भूगोल को स्किप कर सकते हैं। अगर आप भारत का भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं और केवल 1 अंक का है वो, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल 1 अंक है, भारत का भूगोल 1 अंक है, आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से पूरे जीएस में केवल 11 अंक हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्किप ना करके, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। टुटेजा का एक सामान्य उत्तर आता है, प्रमाणिक उत्तर आता है, सॉरी, उस बुक को आप ले लीजिए, प्रमाणिक उत्तर आता है टुटेजा का, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं,
उससे आप कर लीजिए अगर आपके पास समय कम है तो। सभी स्टूडेंट के समय कम लग रहा है आपको जीएस के लिए तो आप प्रामाणिक उत्तर की बुक कर सकते हैं, लेकिन बुक उनके लिए हेल्पफुल होगी जो उन्होंने एक बार जीएस को पढ़ लिया है। और आपने एक बार भी जीएस को नहीं पढ़ा है मित्र तो आप पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए, चाहे ल्यूसेंट से पढ़िए चाहे आप क्विक बुक से पढ़िए, आप एक बार पढ़िए जरूर उसे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सर जी कंप्यूटर बुक में कौन सा चैप्टर पढ़े कौन सा छोड़े, कृपया करके बुक के विषय सूची में टिक लगवा दीजिए प्लीज। 75 दिन इस वीडियो में आपने बताया जरूर है लेकिन बुक देखने में कंफ्यूजन लगता है। ओके मैम, डेफिनेटली यहाँ पे चर्चा करने लायक आपने कुछ ऐसा पूछा नहीं है। तो जो आपके टॉपिक्स हैं मैं आज रात तक या कल सुबह मैं इसे टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा और इससे मैं जो कंप्यूटर परीक्षा बंधन की बुक है उसमें मैं टिक करके आपको ये पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। कल सुबह, आज रात तक संभव है नहीं तो कल सुबह यानी हम आपको ये मैं टिक करके पोस्ट कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जीएस को कहाँ से पढ़ें और कितना टाइम दें। मित्र जीएस के सेक्शन पे मैंने कहा है टाइम उतना ही दें जितना आपके 11 अंकों के लिए जरूरी है, टाइम उसके अकॉर्डिंग ही दे। और कहाँ से पढ़ें तो ये डिपेंड करता है, चूंकि देखिए आप लोग के जो सवाल होते हैं हर सवाल का जवाब हर छात्र के अनुसार अलग अलग हो सकता है और एक जनरलाइज वे में इसका जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। मान लीजिए इन्होंने जो पूछा है जीएस को कहाँ से पढ़ें, अब इसमें ये डिपेंड करता है कि अगर इन्होंने जीएस को पहले कभी नहीं पढ़ा है या पहले पढ़ा हुआ है जीएस को तो पहले उन्होंने किस जगह से पढ़ी ये मुझे जानना जरूरी है कि किस बुक से उन्होंने पढ़ा है, किस लेवल पे पढ़ा है और कितना पढ़ा है, ताकि अभी के समय के लिए मैं उन्हें बोल सकूं। मान लीजिए आपने जीएस ने पहले आपने पढ़ लिया है तो मैं ये कहूंगा कि आप ल्यूसेंट से पढ़ लीजिए रिवीजन करने के लिए, और आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो मैं अलग अलग सीक्वेंस के लिए अलग टॉपिक के लिए मैं आपको अलग अलग बुक बताऊंगा। तो ये डिपेंड करता है, ये थोड़ा स्पेसिफिक कीजिएगा नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस को आप लोग कि अपने बारे में थोड़ा एलोबरेट करते हुए क्वेश्चन पूछिएगा। तो यहाँ पर अभी मैं जनरलाइज वे में आंसर दे देता हूँ कि जीएस को कहाँ से पढ़ें। अगर आप सिर्फ छात्रावास अधीक्षक की बुक की बात कर रहे हैं, छात्रावास अधीक्षक के लिए बात कर रहे हैं तो किसी भी वन लाइनर बुक से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। जितना टाइम है वन लाइनर बुक से पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए बस। चाहे तो ल्यूसेंट है या दृष्टि की आती है जीके उसको पढ़ सकते हैं, ये दोनों बुक को आप पढ़ सकते हैं, या हरिराम बटल की एक कंबाइंड बुक आती है सामान्य अध्ययन की उससे आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो बुक प्रायोरिटी है इससे पहले कर सकते हैं और एमसीक्यू कर सकते हैं अभी के हिसाब से छात्रावास अधीक्षक के लिए। और लेकिन अगर आपको ब्रॉड वे में पढ़ना है, जीएस को ब्रॉड वे में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक होगी। तो अगर आप पर्सनली मुझे डीएम करेंगे या फिर आप किस चीज़ के लिए पढ़ना चाहते हैं, किस एग्जाम के लिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं और एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी के लिए आप छात्रावास अधीक्षक के लिए इसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना स्टार्ट किया है, ऐसे में कम टाइम में मुझे कितना और कैसा पढ़ना चाहिए होगा कि सिलेक्ट हो जाऊं। अगर आप अभी भी तैयारी चालू किए, देखिए यहाँ पर भी है अभी आपने तैयारी स्टार्ट किया है मैम, लेकिन क्या पहले से आपका बैकग्राउंड कैसा है ये जानना जरूरी है। अगर अभी आपने तैयार किया है तो मैं ये कहूँगा कि स्टिक टू 75 डेज प्लान, जो हमने 75 डेज प्लान बनाया उसमें स्टिक कीजिए, उससे चालू कीजिए। और अभी भी आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए, वर्क ऑन टॉपिक्स फॉर हायर रैंक फर्स्ट। जो आपके टॉपिक्स हैं जैसे कंप्यूटर और मैथ्स पे, इस पे पहले फोकस कीजिए, कंप्यूटर और मैथ्स को पहले फोकस कर लीजिए। उसके बाद कंप्यूटर और मैथ्स को करने के बाद लैंग्वेज को डेली कीजिए, लैंग्वेज को डेली कीजिए। लैंग्वेज होने के बाद जब ये आप 3 में कमांड आ गया, 1 महीने के अंदर आप 1 महीने कंटिन्यू नहीं कर लीजिए तो आप जीएस सेक्शन में चल दीजिए, जीएस और उसके बाद सीजी, और डेली करंट भी करना है। करंट छूट रहा था, करंट, ये डेली को 4 चीज कीजिए। उसके बाद जीएस, सीजी, बाल मनोविज्ञान, इसके बाद इन्हें कीजिए। तो यहाँ पर से आपका 30 मार्क्स हो गया, ये 25 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया। तो 30 और 25 75, 55 55 10 65 और 70 मार्क्स का आप यहाँ पे कवर कर लेंगे, बाकी इस तरफ आप उसे कवर कीजिए। तो यहाँ पर ये आपका हो गया टोटल। तो इस वे में आप जितना टाइम बचा है उसमें आराम से आप कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्च डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? पढ़ाई के दौरान मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, बिल्कुल आएंगे दोस्त, वेरी कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग ख्याल आना आपके मन में कॉमन है। तो इस ख्याल को जो न लाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप हर दिन जब दिन शुरू होता है तो उसमें अपने आप से ये पूछिए कि आपको पढ़ना क्यों है, क्यों आपको जलना है, क्यों आपको पढ़ना है, ये मेहनत आप किसके लिए कर रहे हैं। तो जो ये अपने दिमाग में ये इमेज क्लियर रहेगी कि आपको पढ़ना क्यों है, ये इमेज क्लियर रहेगी तो आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होंगे। सेकेंड थिंग, आप अपने मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि एक डिजिटल वेलबींग एक ऐप होता है मोबाइल में, इनबिल्ट होता है, सभी के मोबाइल में होता है आप लोगों के। आप उस सेटिंग में जाइएगा डिजिटल वेलबींग के और वहाँ पे आप टाइमर लगा दीजिए। उसमें ये 2 चीज़ पहले नोटिस कीजिए, आपको पर डे ये बताएगा कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, स्क्रीन टाइम कितना है आपके मोबाइल का। स्क्रीन टाइम को क्लासीफाई कर देगा कि मान लीजिए आप फेसबुक देखते हैं 1 आवर, आप व्हाट्सएप देखते हैं 1 आवर, आप कोई गेम खेलते हैं, आप कोई यूट्यूब देखते हैं 1 आवर, तो ये इस टाइप से आपके स्क्रीन टाइम को क्लासीफाई कर देगा डिजिटल वेलबींग पे। इस स्क्रीन टाइम में आप टाइमर सेट कर सकते हैं, जैसे आपने पहले दिन 50 मिनट का टाइमर सेट कर दिया। डिजिटल वेलबींग का यूज़ करेंगे तो ये बोलूँगा कि पहले ही दिन अपने आप को एकदम, आप मान लीजिए 4 घंटे फेसबुक पे चला रहे हैं और आपने टाइमर सेट कर दिए 5 मिनट या 10 मिनट का, तो भाई इतना एक दिन में चेंजेस नहीं आएगा। तो इस क्या कीजिए 30 मिनट रिलेटिवली जितना आप देख रहे हैं उसके पहले कुछ दिन आप उसको हाफ कर दीजिए, धीरे से 4-5 दिन 5-6 दिन बाद उसे और हाफ कर दीजिए। तो धीरे धीरे टाइमर को कम करते जाइए, कम करते जाइए। और इसमें क्या होगा कि जब आप टाइमर डालेंगे तो उस टाइम के बाद वो ऐप दिन भर के लिए नहीं खुलेगा, वो लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिजिटल वेलबींग फीचर का उपयोग कीजिए अपने मोबाइल में। साथ ही साथ एक नियम ये बना लीजिए कि जब पढ़ रहे हो तो अपने 10 फीट के एरिया पे मोबाइल नहीं रखें या साइलेंट कर दें फ़ोन को। आप जॉब में हैं मान लीजिए तो आप साइलेंट तो नहीं कर सकते हैं, तो इतना दूर रखिए कि पढ़ने के समय आपका ध्यान उस जगह पे ना जाए। तो इस तरीके से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं। डिजिटल वेलबींग एक बहुत यूनिक फीचर है, इस फीचर का आप सभी उपयोग करें। मैं सभी छात्रों को बोलूँगा अपने मोबाइल में जो ये फीचर डाला हुआ है वो एंड्रॉयड फ़ोन में इन्हें यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा और यूनिक फीचर है। नेक्स्ट चलते हैं। सर इंग्लिश और मैथ्स को कैसे पढ़ें? भाई इंग्लिश के लिए सिंपल है। इंग्लिश को हमने जब हम स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे थे तो मैंने इंग्लिश को एक सीक्वेंस में बांटा था। जो फर्स्ट सेक्शन है ब्रदर, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यू ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन और प्रीपोजिशन, मतलब कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, नंबर, जेंडर, आर्टिकल है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब है। देखा जाए तो ग्रामर के सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स हैं आपके इसमें, प्लस वॉइस और नरेशन है, तो 10 चैप्टर्स हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वॉइस दिया हुआ है, यहाँ पे टेंस नहीं है, तो यहाँ पर आप एक टेंस भी यूज़ कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो टेंस जरूरी है। तो ये 8 चैप्टर, ये 10 और एक आपका आंसर टेंस 11वां, ये चैप्टर्स आपको ग्रामर सेक्शन के हैं। तो आप किसी भी ग्रामर बुक को उठाइए और इसे पढ़ लीजिए। बेस्ट है कि आप सीजी बोर्ड की जो गाइड आती है उससे ले लीजिए। उस गाइड में बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से, युग बोध प्रबोध की गाइड में बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर को समझाया गया है। तो ये 10th लेवल की ग्रामर बुक ले लीजिए और ये सारे टॉपिक्स इसमें हैं, तो ये 11 टॉपिक ग्रामर के आप पढ़ लीजिए। इसके बाद जो ये टॉपिक्स हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, या फिर ल्यूसेंट की जो इंग्लिश बुक आती है वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। ल्यूसेंट इंग्लिश भी आपके लिए सफिशिएंट है, इससे भी कर सकते हैं। और ये जो 3 टॉपिक हैं इससे आप डेली बांट दीजिए, डेली 5 वर्ड्स, 5 वर्ड सिनोनिम के याद कीजिए, 5 एंटोनिम के याद कीजिए, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कीजिए और 5 वर्डों की स्पेलिंग देखिए। इसके लिए आप एक चीज और कर सकते हैं कि डेली अपने फोन में क्या कीजिए, कोई भी एक आर्टिकल इंग्लिश का पढ़िए, एक आर्टिकल इंग्लिश का। आर्टिकल किसी का भी हो सकता है, न्यूज़पेपर का हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया का हो सकता है, किसी का भी एक आर्टिकल आप इसका पढ़िए। और उस एक आर्टिकल में आपको वर्ड्स मिलेंगे, उनकी स्पेलिंग लिख लीजिए, उनका मतलब डिक्शनरी में देख लीजिए। और कोशिश कीजिए कि आपके पास पेपर डिक्शनरी हो, मोबाइल डिक्शनरी अवॉइड कीजिए, क्योंकि पेपर डिक्शनरी में क्या होता है, मान लीजिए आप एक वर्ड देखते हैं तो उस एक वर्ड के ऊपर का वर्ड भी आपको याद हो जाता है
और उसके नीचे का वर्ड भी आपको याद हो जाता है। जो कि मोबाइल में क्या है, आप स्पेसिफिक मोबाइल कीवर्ड को ही आप सर्च करते हैं ना, तो इतना आपको वोकैब आपका स्ट्रांग नहीं होता। वोकैब के लिए क्या जरूरी है, आपको वर्ड्स पे ध्यान देना, तो इतनी चीजें आप इंग्लिश के लिए कीजिए। मैथ्स के लिए चलते हैं। तो मैथ्स में दो चीजें भाई, कि मैथ्स में अगर आपका बेसिक क्लियर है, बेसिक आपका क्लियर है, बेसिक मतलब कि जोड़ना कैसे होता है, घटाना कैसे होता है, बॉड मास क्या है, और आपका भिन्न क्या होते हैं, भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, पी बाई क्यू फॉर्म क्या होता है और उसको कैसे जोड़ते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, लाभ क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ये आपके बेसिक क्लियर हैं। तो आप किसी भी टेक्स्ट बुक को लीजिए और उस टेक्स्ट बुक से आप पढ़ना चालू कर दीजिए। मैं बार बार ये बोलूँगा, कृपया पहले आप अगर फर्स्ट टाइम तैयारी करते हैं तो शॉर्टकट्स में नहीं जाइए। आप क्या कीजिए, लॉन्ग कट वे जो ट्रेडिशनल मेथड हैं उसके थ्रू बनाइए, ट्रेडिशनल मेथड से ही बनाइए, जो आपका बेसिक मेथड होता है मैथ्स का, इससे बनाइए। तो ऐसा करने से आप धीरे 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 आपका सिलेबस आपको अच्छा लगेगा कि उसी सीक्वेंस में जमा है कि जो इजी से टफ की ओर जा रहे हैं। लघुत्तम समवर्त, महत्तम समवर्त हो गया, इससे संबंधित प्रश्न हैं। फिर आप औसत में आएंगे, औसत से प्रतिशत में, प्रतिशत जहाँ पर आया है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आप प्रतिशत में आप उपयोग और उपयोग वाले प्रश्न बनते हैं। कितने % किसी वस्तु का उपयोग हम चालू कर दिए हैं, उतने % को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इन्हें किसी वस्तु का मूल्य इतना रुपए बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये इसी का सेकंड रूप है जनसंख्या वृद्धि। अब यहाँ पे देखिए क्या प्रतिशत यहाँ भी है, प्रतिशतता यहाँ पर भी है। इस प्रतिशत में आपको जनसंख्या वृद्धि और दर दे दिया है, तो आप मान के चलिए ये CI है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि और दर जनरली चक्रवृद्धि ब्याज वाले सूत्र लगते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र लग रहे हैं। तो एकदम स्टिक टू द सिलेबस ना रह के आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके आसपास के डायमेंशन आपको हिट करना है। चूंकि आप सभी जानते हैं कि फॉर्म कितने लोगों ने भरा है, 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। 6 लाख लोगों में मान लेके चलिए 1 लाख लोगों के बीच सीरियस कॉम्पिटिशन है। 5 लाख में बिल्कुल सीरियस कंपटीशन नहीं है, 1 लाख में चलिए सीरियस कंपटीशन है। इस 1 लाख में से 300 लोगों को पद मिलेगा। तो इस 1 लाख से 300 में आने के लिए आप वहां पे ये लड़ नहीं सकते कि भाई सिलेबस में आपने इतना दिया था मैं इतने किया हूं। तो थोड़े से सिलेबस के आसपास के क्वेश्चंस को बनाते चलिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पढ़िए। ऐसा नहीं है कि ये आपका आखिरी एग्जाम है, अगर आपका अधीक्षक नहीं निकला या अधीक्षक नहीं हुआ तो आप तैयारी छोड़ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप उस वे में पढ़िए कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ये बेनिफिशियल हो। प्रायोरिटी क्या है, ये सिलेबस प्रायोरिटी है, लेकिन इस प्रायोरिटी के साथ साथ आप बाकी भी पढ़ते चलिए टाइम के अकॉर्डिंगली। पहले ये फिनिश करना है, ये फिनिश हो जाए तो आगे भी देखना है, ठीक है। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन मुझे करिएगा नेक्स्ट टाइम या पर्सनल में कि आपको कैसे पढ़ने में क्या दिक्कत हो रही, मुझे आपकी प्रॉब्लम बताइएगा ताकि मैं उसका और सॉल्यूशन बता सकूं। ये वे है इंग्लिश और मैथ्स को पढ़ने का, इस वे में आप फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट सर, रिवाइज के साथ प्रैक्टिस सेट किस प्रकाशन का सही रहेगा। देखिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपने स्पेसिफिक नहीं किया कि आप किस सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस सेट मांग रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर के लिए भाई, कंप्यूटर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा किरण प्रकाशन का MCQ IBPS के लिए आता है। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं होगा तो लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरा GS के लिए, GS के लिए आप किसी भी का भी टुटेजा का प्रमाणिक उत्तर या हरे राम पटेल जी का समान अध्ययन, समान अध्ययन MCQ, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ्स के लिए कोई अलग से डिफरेंट MCQ लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो मैथ्स के टेक्स्ट बुक हैं उसमें ही इतने सारे सवाल हैं, आप उससे कर लीजिए। और वो सवाल कर लेते हैं तो उसके बाद व्यापम के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक्स आती हैं, अनसॉल्व पेपर आता है, सॉल्व पेपर आता है, उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये 3 रहेगा आपको प्रैक्टिस सेट रिविजन करने के लिए। आगे चलते हैं। सर जी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये किस स्तर तक पढ़ना सही है, क्योंकि इसको जितना भी पढ़ो नया ही लगता है। देख बिल्कुल भाई, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आज मैं इतने सालों से इसमें काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कई ऐसी चीज़ें जो मुझे खुद भी नहीं पता है और मैं निरंतर सीख रहा हूँ।
तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी आप अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो इसे बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं जिस हिसाब से कि जैसे शॉर्टकट कीज हो गया या मेनू के ऊपर प्रश्न आते हैं कि बोल्ड कैसे करेंगे, इटैलिक कैसे होगा, या संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करना है, या कुछ अलग फीचर के ऊपर आते हैं जैसे मैक्रो क्या होता है या मेल मर्ज क्या होता है। तो इस टाइप के आप बेसिक बेसिक मतलब जिस हिसाब से पहले क्या आप करिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद जिस हिसाब से क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में उसी के आसपास पढ़िए, नया एकदम मत जाइए क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास नया करने के लिए। और अगर आपके पास समय है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आप करके चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपका सिस्टम है, आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कीजिए। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा डीप नहीं आते हैं, तो इतना परेशान मत होइए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के लिए क्योंकि ये वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। बेसिक चीज़ें की बेसिक मतलब कि आपको स्पेलिंग ग्रामर चेक करना है तो आपको कौन सा की यूज़ करना है, जस्टिफाई जो हम करते हैं टेक्स्ट को किस में करते हैं। तो बेसिक आप एक आउटलाइन जाइए और सबसे जरूरी है कि PVIQ कर लीजिए जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल तक का ये क्वेश्चन आता है और उसी लेवल में ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं करना है इससे। नेक्स्ट, इंडियन जीएस को कितना टाइम दे, यदि साइंस को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो जीएस का कितना इंपॉर्टेंस रह जाता है। देखिए छात्रावास अधीक्षक के जीएस के लिए भाई ऐसा कोई मेजर नहीं है क्योंकि नंबर्स बहुत कम है, सिलेबस बहुत वास्ट है। साइंस अगर आप छोड़ भी देते हैं, 3 नंबर आप साइंस छोड़ भी देते हैं तो आपके पास टाइम उतना ही है, आप साइंस भी छोड़ेंगे तो देखिए। और चूंकि क्या है, साइंस के सिलेबस को इन्होंने इतना एक्सप्लेन भी नहीं किया है। विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, अब पूरा विज्ञान ही सिद्धांत से भरकर है तो आप किन सिद्धांतों को देखेंगे। जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान, अब यहाँ पे अब क्या आएगा, अब इसमें हो सकता है कि जो विज्ञान के अनुप्रयोग हैं वो आ गए। तो स्पेसिफाई नहीं है सिलेबस आपका विज्ञान के क्षेत्र में। ये जीएस का जो पूरा सिलेबस है ना वो स्पेसिफाई नहीं है, इसमें आपको रिस्क गेम लेना ही पड़ेगा। इसमें आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये आउट ऑफ द सिलेबस है। मान लीजिए मैं आपको ये बोल दिया कि जो पंखा है वो कौन से थ्योरी पे चल रहा है, ये डायनेमो है या एसी है, एसी टू डीसी करंट है, तो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत है। तो ऐसे स्पेसिफिक नहीं किया जा सकता कि कहाँ पे से क्या है, कहाँ पे कितना छोड़ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पर ब्लैंक छोड़ने से अच्छा फिर से मैं कहूँगा PVIQ करके जाइए। अगर फंसता है 4 सवाल में से एक भी फंस गया तो आपके लिए पॉइंट 1 नंबर का बेनिफिट हो जाएगा। तो इस हिसाब से करिए, इतना मेजर रोल प्ले नहीं करेगा। अगर आप एक साइंस को छोड़ देते हैं या जीएस को किस तरीके से करते हैं, इतना बड़ा मेजर रोल नहीं प्ले करेगा जी। मैथ्स ये सिर्फ सिलेबस से पढ़ें या अन्य टॉपिक से, बिल्कुल अन्य टॉपिक ऐड करने हैं, अन्य टॉपिक ऐड करना है, लेकिन पहला प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सिलेबस। PYQ फिर से बोलूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए छात्रावास अधीक्षक के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपको लग रहा है कि सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक को टच किया गया है उनको पहले कीजिए, जिन्हें छोड़ दिया है, जो नया है उन्हें मत कीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप करेंगे। आप लोग की हेल्प के लिए मैं एक डिटेल एनालिसिस अब लेकर आ रहा हूँ, आऊँगा अगले वीडियो में। एनालिसिस करते हैं हम छात्रावास अधीक्षक के 2015 जो 14 और 16 के पेपर का एनालिसिस करते हैं कि किस प्रकार से कितने क्वेश्चन मैथ्स के फील्ड में जनरली आए हैं। हर टॉपिक वाइज अपन करते हैं तो मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं और किस फील्ड से आए हैं। तो फिर मैं ये बोलूँगा कि एक्स्ट्रा पढ़ना है डेफिनेटली। मान लीजिए यहाँ पर आपको प्रतिशत में बोल दिया, दशमलव को प्रतिशत में, प्रतिशत को दशमलव में बोलने का है, प्रतिशत बोल दिया, लेकिन यहाँ पे इसने उपयोग वाला कि शक्कर की मूल्य 10 रुपये बढ़ जाए, 10 रुपये बढ़ जाती है तो उपयोग कितना कम करना पड़ेगा, या उपयोग हम बढ़ा देते हैं, तो इस टाइप के सवाल हो गए। प्रतिशतता यहाँ पे दिया है, सेम प्रतिशतता का क्वेश्चन है तो इसे यहाँ रिलेट कर दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो यहाँ पे आप साधारण ब्याज है तो आप डेफिनेटली अब अपना कॉमन सेंस यूज करके चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़िए। तो आप अपने बेसिक कॉमन सेंस को लगाइए। चार्ज, समय, दूरी दे दिया है। आप सभी जानते हैं कि चार्ज, समय और दूरी के टॉपिक हैं तो इस टॉपिक से जो कार्य समय है वो भी चलता है उसी मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पे, तो ये भी आपको करना है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि रिलेटिव टॉपिक्स को आपको करना, एकदम नए टॉपिक्स में नहीं कह रहा हूँ करिए, पर रिलेटिव टॉपिक्स आप जरूर कीजिए। और हम एक एनालिसिस लेकर आएंगे कि क्वेश्चन पेपर का एक एनालिसिस करते हैं कि कितने क्वेश्चन किस टाइप से और कैसे आए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं।
सर सीजी का क्या क्या पढ़ें कि हो जाए, और इस क्या जैसे कंप्यूटर में टेस्ट सीरीज है उसी प्रकार से सीजी का भी आप लाएंगे। देखिए छत्तीसगढ़ के लिए सिलेबस में साफ लिख दिया है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ के इतिहास यहाँ लिख दिया है और छत्तीसगढ़ का भूगोल लिखा है आपके जीएस वाले सेक्शन में। तो छत्तीसगढ़ के 2 टॉपिक्स हैं। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास आप पढ़िए। संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। राजनीतिक घटनाक्रम किस में होता है? राजनीतिक घटनाक्रम मुख्य रूप से होते हैं आपके आधुनिक भारत में। तो एक डिटेल व्यू में आप इसका एनालिसिस ऐसा कर सकते हैं कि डिटेल आप आधुनिक भारत को पढ़ लीजिए और एक ओवरव्यू आधुनिक मतलब मध्य से आ जाता है एक राजनीतिक घटनाक्रम तो, और ओवरव्यू में आप प्राचीन छत्तीसगढ़ को ले सकते हैं। ज़्यादा वास्ट नहीं है छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, आप जल्दी कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है क्योंकि 5 अंक हैं पूरे। और ठीक है मित्र, मैं कोशिश करूंगा कि एक कंप्यूटर के टेस्ट सीरीज के जैसा हम छत्तीसगढ़ का भी टेस्ट सीरीज लाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को हमारे ग्रुप पे जोड़ते हैं। चूंकि हमारा चैनल नया है और अधिक से अधिक लोग अगर हमारे चैनल में जुड़ते हैं तो डेफिनेटली हम सीजी का भी एक टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं कंप्यूटर के जैसे, या अल्टरनेट डेज में कर सकते हैं। हम एक दिन कंप्यूटर का कर सकते हैं और एक दिन छत्तीसगढ़ का कर सकते हैं। इसकी चर्चा करते हैं आपसे। आगे चलते हैं। सर छात्रा सेक्शन में सिर्फ 300 लोग का ही चयन होगा और यही सच्चाई है, लेकिन इसका चयन नहीं होगा, उसको क्या करना चाहिए? क्या हमें हॉस्टल अधीक्षक के साथ साथ और भी वैकेंसीज की तैयारी करते रहना चाहिए क्योंकि हमें जॉब के साथ? डेफिनेटली 100% मैम, आपको मैम सर जो आप हैं 100% आपको आगे भी तैयारी करनी है। छात्रावास अधीक्षक का पद 300 लोगों के लिए है, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो सफ़र है ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप छात्रावास अधीक्षक पर तैयारी नहीं करें, डेफिनेटली आपको तैयारी करनी है। और इसके लिए जो तरीका ये है कि छात्रावास अधीक्षक के बाद, अभी तो आप छात्रावास अधीक्षक पे फोकस कीजिए, उसके बाद मैं ये बोलूँगा कि पहले कोर सब्जेक्ट को फिनिश कर लीजिए। कैसे होगा? देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम का एक तरीका ये होता है कि जो ऐसे छत्तीसगढ़ है में आप सीजी व्यापम का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कोर क्या क्या है आपके लिए, चलिए मान के चलिए, एक है मैथ्स, एक है इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश, हिंदी और छत्तीसगढ़ी, इसमें तीनों लैंग्वेज ले लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी। ओके हो गया रीजनिंग। फिर छत्तीसगढ़ जीएस, और जीएस के बाद आपका छत्तीसगढ़। इसके बाद जो मिसलेनियस आ गया जैसे कंप्यूटर। तो ये जो कोर है, मतलब मैथ्स एक हो गया, एक लैंग्वेज हो गया 2, रीजनिंग हो गया 3, जीएस में आप दोनों जोड़ लीजिए, इंडिया जीएस प्लस सीधे जीएस। ये 4 पिलर्स हैं। ये चारों पिलर्स को आप क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। किस बेसिस पे? नॉलेज के बेसिस पे, किसी सिलेबस पे बेसिस पे नहीं, सिलेबस पे बंध के नहीं, मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन चारों को आप कवर कर लीजिए। इन चारों को जब आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कवर कर लेंगे तो हार्डली इसमें मैम आपको, सर आपको हार्डली 6 मंथ से 1 ईयर लगेगा, 6 मंथ से 1 ईयर लगेगा। इस बीच जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, उनकी तैयारी कीजिए। इस 1 ईयर में क्या होगा कि आप एक ऑप्टिमम लेवल में पहुंच जाएंगे। इस ऑप्टिमम लेवल में पहुंचने के बाद जो वैकेंसी आती है, आप ध्यान दीजिएगा कि इन वैकेंसीज में मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, रीजनिंग, जीएस, इंडिया सीजी और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर, इनसे रिलेटेड ही सवाल रहेंगे। तो जब ये वैकेंसी आ जाती हैं और आपने अपना ऑप्टिमम लेवल पा लिया है तो फिर इसमें स्पेसिफिक वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप रिवीजन करते चलिए। तो यहाँ से क्या होगा, आप तैयारी एक ही बार करेंगे लेकिन आप हर एग्जाम के लिए क्या हो जाएंगे, क्वालिफाइंग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो अधीक्षक के बाद जो भी एग्जाम्स हैं वो आपके लिए इजी होगा, इससे हेल्पफुल होगा। और ऐसा सभी छात्रों को करना चाहिए। अधीक्षक की वैकेंसी की तैयारी में, वैकेंसी आने के बाद तैयारी नहीं करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। और जब वैकेंसी आए तो उसके लिए तैयार होना चाहिए। मतलब कुआं पहले से खोद के रखना है, आग लगेगी तो बस पानी निकालना है और डालना है, ये तरीका है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट, जीएस वाला पोर्शन को कितना करेंगे तो चल जाएगा, मतलब किस लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर और मैथ्स के टफनेस लेवल कहाँ तक रीच करेगा। आपने बुक से मैथ्स के क्वेश्चन बनते हैं लेकिन बाहर से नहीं बनते हैं, मतलब 5 ऑफ द 8 बन रहा है, ऐसा हो रहा है। ओके,
तो ऐसा इसलिए हो रहा है मैम कि आपके साथ जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो बुक के बन रहे हैं, बाहर के नहीं बन रहे हैं, उसका रीज़न क्या है कि जब हम बुक में हम क्वेश्चन बनाते हैं, मान लिया आपने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, 1 आपसे बन गया, 2 बनाया आपने, 2 आपसे नहीं बना, 2 नहीं बना आपसे, तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको सॉल्यूशन में जाते हैं। सॉल्यूशन में आपने देख लिया 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे बना, उसी समय आप 3 नंबर का भी सॉल्यूशन आपको नीचे दिख जाता है, 4 का भी दिख जाता है, और जब आप उसको बनाने में आते हैं 3, 4 को, तो आप उसमें उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली बना लेते हैं आराम से। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप उस बुक के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या कर रहे हैं, कम यूज़ कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को कम यूज़ कर रहे हैं, अपने तरीके को कम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे बोलूँगा कि टफनेस बहुत अच्छा रहेगा, मैथ्स और कंप्यूटर में अच्छा खासा हो सकता है, बिल्कुल टफ, और टफ हो, क्योंकि पेपर अगर टफ आता है तो कट ऑफ कम जाता है, और पेपर टफ आता है तो पढ़ने वालों और नहीं पढ़ने वालों के बीच एक बाउंड्री खींच जाती है, कि जो पढ़ने वाले हैं वो ही बना पाते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो नहीं बना पाते। लेकिन अगर पेपर इजी आ जाए तो सब कोई गधे और घोड़े एक बराबर हो जाते हैं। तो आप उम्मीद कीजिए, और सभी मित्र उम्मीद कीजिए कि पेपर टफ आए, टफ आने से आपका बेनिफिट है। तो टफ आने से आपका बेनिफिट है। और उसके बाद जीएस में सिलेबस, जीएस वाला पोर्शन तो कितना करें, कितना भी करें मैडम आप जीएस का सिलेबस, तो आपको 50-50 का चांस हमेशा जीएस में रहेगा ही, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। मैं नहीं कह सकता कि, मैं भी सेफ जोन में कह रहा हूँ कि 50-50 का चांस हमेशा रहेगा ही, और मैथ्स लेवल कंप्यूटर लेवल का भी रहेगा ही। इसके बाद जो अब आपके इस वाले क्वेश्चन मानते हैं कि बुक से मैथ्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके लिए ये है कि आप एक्सप्लेनेशन पहले मत चेक कीजिए, बुक के सॉल्व करने के पहले एक्सप्लेनेशन मत चेक कीजिए। दूसरी चीज़, शॉर्टकट्स पे मत जाइए, आप बेसिक्स को मेथड से पहले बनाइएगा। और एक बार आप मुझे पर्सनल में डीएम करके बताइए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक के बनते हैं और बाहर के कैसे क्वेश्चंस नहीं बनते। इस क्वेश्चंस में डिपेंड करता है कि देखिए, एसएससी अगर लेवल का आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो एसएससी के कई सारे क्वेश्चन के लेवल काफ़ी टफ होते हैं, व्यापम का लेवल उस लेवल पे नहीं जाता है। तो आप इस सीक्वेंस को देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, और मुझे एक बार डीएम में बताइए कि किस टाइप से आपको समस्या हो रही है, ताकि मैं इसे चेक करूं जी। और वर्क, मैं वही बोलूँगा आपको कि आप कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए, एक्सप्लेनेशन बिना देखे आप एक बार सॉल्व बनाने की कोशिश कीजिए, और आप किस बुक को फॉलो करते हैं वो भी मुझे बताइएगा। तो इस तरीके से आपको मैथ्स में फिर दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए आगे जाते हैं। सर क्या मैथ्स में सिलेबस में जो टॉपिक दिया है उतना ही करना है फिर, क्योंकि दिया है सिलेबस में, लेकिन सीआई मैंने ये एक्सप्लेन किया भाई, पहले तो फर्स्ट स्टिक टू सिलेबस से, पहले सिलेबस में रहिए, चूँकि कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये छोड़ दूं या ले लूं, इसलिए एक्स्ट्रा टॉपिक भी कीजिए। लेकिन एक्स्ट्रा टॉपिक का चुनाव कैसे करेंगे, पीवाईक्यू के अनुसार करेंगे, और जल्दी हम इसमें पीवाईक्यू पे एनालिसिस ले आते हैं मैथ्स पे, कि कितने टॉपिक मैथ्स से कैसे आ रहे हैं और किस टॉपिक को छोड़ रहा है, किस टॉपिक को कैच कर रहा है, तो ये हम करते हैं आगे। इसके बाद सर कंप्यूटर प्रैक्टिस के लिए कोई एमसीक्यू बुक, सर कंप्यूटर प्रैक्टिस के लिए कोई एमसीबी को सजेस्ट कीजिए, थ्योरी परीक्षा मंथन से कवर किया हूँ, क्या परीक्षा मंथन थ्योरी के लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल, बुक्स एक ही रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 बुक पकड़िए। अगर आपने परीक्षा मंथन ली है, अगर आपने परीक्षा मंथन की बुक ली है तो उस बुक में आप स्टिक रहिए, उस बुक को भले आप 10 बार पढ़ लीजिए, 10 नई बुकें नहीं लीजिए, एक उस बुक को 10 बार पढ़ लीजिए। हर बार आप पढ़ेंगे आपको नया लाइन में नए फैक्ट मिलेंगे, तो ये करिए। और बाला विज्ञान के लिए एचआर पटेल की बुक, बिल्कुल एचआर पटेल की बुक, कोई अब बुक कोई भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बुक सभी अच्छी ही होती हैं और सभी बुक्स में सभी कंटेंट अवेलेबल होते हैं। एग्जाम हॉल में हम जो गलती करते हैं वो हमारा क्वेश्चन गलत कराता है, ना कि बुक्स में क्वेश्चन गलत होता है। अगर आप बुक को ध्यान से पढ़ेंगे तो हर बुक में हर चीज़ें मिली हुई हैं। तो आप परीक्षा मंथन ले लिया है, आपने एचआर पटेल की बुक ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप एमसीक्यू कीजिए। एमसीक्यू के लिए मैं सजेस्ट कर रहा था किरण की एमसीक्यू जो आती है वो। इसके अलावा टेक्स्ट बुक एक ऐप है, उस ऐप में भी क्वेश्चंस आते हैं, और गूगल में आप सर्च करेंगे कि वेरियस एमसीक्यूज पीडीएफ, तो वो भी आपको कंप्यूटर के लिए मिल जाएंगे। तो इस 3 तरीके से आप एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, आपके लिए बहुत ईजी होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। बुक्स चेंज मत कीजिए, 10 बुक मत पढ़िए, एक ही बुक को 10 बार पढ़िए। सर ईयर याद करती हूँ, जल्दी भूल जाती हूँ, सभी सब्जेक्ट में क्या जो करूँ? मैम भूलना और ये कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ रहे हैं, तो सबको
याद रखना या हमेशा मेमोराइज रखना संभव नहीं है। तो इसके लिए एक ही तरीका है, रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। आप सभी को मैं रिवीजन की एक टेक्निक बताता हूँ। एक छोटा पेपर ले लीजिए, आप सभी छोटा पेपर में एक या डायरी ले लीजिए, डायरी ही बेस्ट है। आज आप जैसे टॉप दिन है 6 मई, आप आज दिन में आपने जो जो पढ़ा 1 2 3 4 करके इसे बना लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आगे 3 कॉलम छोड़ दीजिए। 3 कॉलम छोड़ दिया आपने, यहाँ पे लिख दिया ये आपका फर्स्ट रीडिंग है, आज आपने किया है, आज आपने डेट डाल दिया। इसके बाद जो फर्स्ट रीडिंग, इसका सेकंड, इसका थर्ड रीडिंग, इसका फोर्थ रीडिंग। आप जब फर्स्ट रीडिंग करेंगे उससे चौथे दिन 3 या 4 दिन के अंदर का डेट डाल दीजिए। मतलब ये टॉपिक आपने 6 को पढ़ा तो इस टॉपिक को वापस आप 10 को पढ़ेंगे। उसके एक हफ्ते बाद का फिर डेट डाल दीजिए, 17 को पढ़ेंगे। उसके फिर 15 दिन के बाद का डेट डाल दीजिए, 17 और 15 मान लीजिए आप जून में पढ़ेंगे, तो आप इसको 30 मई कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अगर किसी टॉपिक का पढ़ें, आपने डेट डाल दी है, तो आपको याद रहेगा कि इस टॉपिक को मुझे 10 को पढ़ना है, इस टॉपिक को मुझे फिर से 17 को पढ़ना है, इस टॉपिक को मुझे फिर से 30 को पढ़ना है। तो ये आपका एक प्लानर बन गया कि किस प्रकार से आप रिवीजन प्लान करेंगे। कंपटीशन एग्जाम में मैं आपको बता देता हूँ कि कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना पढ़ा है उसे सटीक पढ़ना और उसे याद रखना वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सटीक कैसे होगा, ये रिवीजन से होगा। ये है टर्न 3 टेक्निक, टर्न 3 टाइम्स, इसका नाम है टर्न 3 टाइम्स। तो किसी भी चीज को 3 से 4 बार पढ़िए, आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो इसके लिए टेक्निक है, पहले दिन जिस दिन पढ़े उसका नाम लिख दीजिए, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, आप इसे मार्क कर दीजिए। और इसके अलावा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। जब एमसीक्यू आप सॉल्व करते हैं तो वो फैक्ट आपके नज़र के सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने प्रिंटर के बारे में पढ़ा है और जब प्रिंटर का क्वेश्चन करेंगे तो प्रिंटर का टॉपिक आपको रिकॉल होगा और जो आप भूल रहे हैं आपको याद आएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने भूल लिया, मैंने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भूल लिया है। तो आप फिर तुरंत क्या करिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का चैप्टर ओपन कीजिए और फिर से उसे एक बार पढ़ लीजिए। तो एमसीक्यूज आपके जो रीडिंग रिविजन टेक्निक है उसको रेज करते हैं। फिर एक एमसीक्यू आपका प्लान्ड होगा और एक एमसीक्यू आपका रैंडम होगा। रैंडम एमसीक्यू ही आप समझ लीजिए टेस्ट है। कंप्लीट जो टेस्ट होता है वो रैंडम एमसीक्यू का फॉर्म में होता है, तो जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अचानक से आपके दिमाग के सामने वो चीज़ आए। तो इस तरीके से आप अपने रिवीजन प्लान कीजिए। ये रिवीजन के कारण है जो आप भूल जा रहे हैं। रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे आपको ये समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट में चलते हैं। यदि सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आया तो क्या इस पर दावा आपत्ति करने पर वह विलोपित हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल डिपेंड करता है व्यापम पे। अभी आप ऐसा ना सोचें, इट डिपेंड अपॉन व्यापम कॉल। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया है और वो आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, और ये भी मान लीजिए कि करीब करीब, चूंकि एग्जाम इतने सारे लोग दे रहे हैं, तो मान लीजिए 1000 से 2000 लोगों ने या ज़्यादा ही लोगों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और उनका सही है, तो वो तो इस चीज़ के लिए दावा आपत्ति नहीं करेंगे। कौन दावा आपत्ति करना चाहेगा? जिससे वो गलत हुआ है या जिस किसी ने उसे अटेम्प्ट नहीं किया है। तो ये डिपेंड करता है व्यापम के कॉल पे कि कितने लोग उसके लिए दावा आपत्ति कर रहे हैं और वो उस पर क्या करता है। तो ऐसा आप नहीं कह सकती कि कोई आउट ऑफ द सिलेबस है उसे कोई अटेम्प्ट ना करे। बहुत सारे लोग, क्योंकि ये सिलेबस आउट ऑफ आपको लग रहा है लेकिन लोग उसे अटेम्प्ट कर लेंगे, तो वो लोग तो कभी नहीं जाएंगे उस क्वेश्चन के अगेंस्ट में। तो ये डिपेंड करता है, इसका जवाब एकदम हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, ये व्यापम का कॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जीएस में जो साइंस वाला पोर्शन है उसको कहाँ से करें? लाइक सीजी 10th की बुक से या ल्यूसेंट से? अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर हैं, आपका बेसिक क्लियर नहीं हुआ है, तो आप इसे सीजी की बुक से करिए। और अगर आपने फर्स्ट टाइम कर लिया है, आपका बेसिक वगैरह सब ओके है, तो आप ल्यूसेंट की बुक से जाइए। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, रिवीजन क्लियर है तो सीजी की बुक है, नहीं अगर आपने बेसिक क्लियर है और आपको सिर्फ क्विक रिवीजन करना है तो आप ल्यूसेंट की बुक से कीजिए। 2 ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, सर कंप्यूटर में क्या अदर स्टेट यूपी राजस्थान के क्वेश्चन करने चाहिए? डेफिनेटली करने चाहिए, इट्स गुड। आपको मिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छे हैं। चूंकि देखिए कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जो आपका डिफिकल्टी लेवल अभी कहीं भी रेज हो सकता है। 2016 के क्वेश्चन में डिफिकल्टी इतनी ज़्यादा थी कंप्यूटर की, कई आईटी फील्ड के लोग ये जिन्होंने
आईटी फील्ड कहने का मतलब है जिन्होंने सीएस या फिर आईटी में बी किया था, ये लोग भी इस सवाल को नहीं बना पा रहे थे 2016 के छात्र शिक्षक के पेपर में। तो इस डिपेंड, जितना ज़्यादा आपका एमसीक्यू हो सके बिल्कुल करिए। अगर आपको उस स्टेट के क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए। ऐसा नहीं कि सीजी वाला से सीजी के एग्जाम, सीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले, वे यहाँ से ज़्यादा लेने के चांसेस हैं कि यूपी राजस्थान के क्वेश्चन पेपर से वो क्वेश्चन ले ले। तो डेफिनेटली करिए, बहुत अच्छा है, इट्स गुड, बिल्कुल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या मैथ्स में सिलेबस में जो टॉपिक दिया है उतना ही करना है या फिर एक्स्ट्रा क्योंकि दिया है सिलेबस में सीआई? सर इसे हमने ले लिया है। ओके ओके, मैंने कॉपी पेस्ट किया तो आ गया है। इसके बाद भी कुछ सवाल है दोस्तों, मैं उसे लेता हूँ। तो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो हमें पीडीएफ में मिले, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और हैं जो आगे देखते हैं कि बाल विकास की तैयारी के लिए किस सोर्स को पहले फॉलो करें। पहले सोर्स अभी ऑथेंटिक मेरे पास बाल विकास के लिए नहीं है मित्र। मैंने आप लोगों से कहा था कि आफ्टर इलेक्शन मैं मार्केट में खुद जाके देखूंगा कि क्या क्या बाल विकास के स्रोत अवेलेबल हैं और उन स्रोत पे के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा। तो अभी 100% मेरे पास एकदम यूनिक नहीं है कि क्या क्या सोर्स ले सकते हैं, लेकिन हाँ मैं आपको ये गाइड कर दूंगा कुछ दिनों में। इसके बाद है कि 3 माह में क्या अधीक्षक की तैयारी का सिलेक्शन ले सकते हैं? डेफिनेटली 3 माह में आप अधीक्षक की तैयारी का सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे कि सिनेरियो बन रहे हैं, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगस्त में अधीक्षक एग्ज़ाम हो। मई आपका चल रहा है, 30 दिन का मई है, 5 दिन आप बाद में कम कर दीजिएगा। मई, जून आपका 30 का, जुलाई आपका 30 का, और अगस्त के किसी डेट में एग्ज़ाम हो तो आप मोटा मोटा मान के चलिए आपके पास 3 महीने 90 दिन है। हमने तो 75 डेज का प्लान बनाया था, 90 दिन आपके हाथ में है। तो डेफिनेटली आप अधीक्षक, अगर आपने पहले जीएस थोड़ा बहुत पढ़ा है तो बिल्कुल अधीक्षक आप क्रैक कर सकते हैं, अधीक्षक की पोस्ट ले सकते हैं। सर आरंभ में अधीक्षक परीक्षा की तिथि क्या जुलाई में संभव? नहीं मित्र, अभी की परिस्थिति के अनुसार तो जुलाई संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले व्यापम ने अपना डेट शीट निकाला था। उसमें जितने भी वो एग्ज़ाम्स हैं, कौन से जो एजुकेशनल एग्ज़ाम्स हैं, जैसे पीपीटी हो गया आपका, पीएमटी पीईटी हो गया आपका, बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, टेट का है, ये सभी एग्ज़ाम्स उसने जून और जुलाई में डेट दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अधीक्षक टेंटेटिवली अगस्त तक आगे चल देगा। ये चांस है, अगस्त तक होने का चांस डेफिनेटली है। रिवीजन के लिए टाइम मैनेजमेंट, इसके अभी पहले मैंने आपको इसी वीडियो पे पहले मैंने आपको रिवीजन के लिए टाइम कैसे निकाला है वो मैंने बता दिया था। अगर आपका टाइम सिलेबस कवर हो रहा है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है वहाँ पे, उस चार्ट को आप देखिएगा कि आप कोई टॉपिक लिखिए और 3 रीडिंग उसका, जो एक फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद 3 उसकी रिविज़न रीडिंग, ये आप जरूर करें। तो ये टाइम मैनेजमेंट रिविज़न का होगा। सीजी के पोर्शन में क्या हिस्ट्री बस पढ़ें? करंट अफेयर्स में सीजी के पोर्शन में क्या हिस्ट्री बस पढ़ें? डेफिनेटली सीजी में सिलेबस में आपके सिर्फ हिस्ट्री है तो आप सीजी की हिस्ट्री फॉलो कीजिए। हिस्ट्री का भी सीक्वेंस आप ऐसे रखिए कि आप पहले मॉडर्न पे जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री पहले कीजिए, मॉडर्न के बाद आप मिडाइवल कीजिए, मध्य भारत के इतिहास जिस छत्तीसगढ़ का, उसमें 2 ही टॉपिक आएंगे, एक बस्तर और दूसरा मराठा, ये दोनों कीजिए। उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है तो आप उसके बाद प्राचीन भारत पे आइएगा। और सेकंड थी करंट अफेयर्स में सिर्फ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जी हाँ आपका सिलेबस में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ही मेंशन है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहले कीजिए, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि सीजी छोड़ दीजिए। थोड़ा बहुत सीजी के बेसिक जो मेजर इवेंट सीजी में हुए हैं उससे आप जरूर कीजिए। जैसे अभी छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला जी को ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला है, आलोक शुक्ला जी को ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर वो आगे आ सकते हैं आपको कि यह मेजर अवार्ड है छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में, तो इस तरीके से जो मेजर इवेंट हुए हैं छत्तीसगढ़ में उससे आप जरूर करें, एकदम छोड़ के ना जाएं। सर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है और एडवांस मैथ्स कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें? इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा आप मुझे डीएम करके एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या इशू आ रहा है आपको। इसके अलावा मैंने इंग्लिश पे बताया है कि इंग्लिश में जो ग्रामर का सेक्शन है, ग्रामर का सेक्शन है, इस ग्रामर में 11 टॉपिक्स हैं, तो आप इसे किसी बेसिक बुक से कर लीजिए। दूसरा जो वोकैब का सेक्शन है, इसे आप डेली 5 करना चालू कीजिए और यूज़ करना चालू कीजिए। डेली 5 कीजिए और यूज़ में लाइए। यूज़ में लाइए मतलब आपके नॉर्मल बोलचाल में उसे लाइए तो आपको याद हो जाएगा।
इस तरीके से। एडवांस मैथ्स का आपका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये एडवांस मैथ्स क्या है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो मैथ्स ऐसा है जो कक्षा 10वीं के स्तर का है, तो ऐसा एडवांस मैथ्स यहाँ पे नहीं है, कक्षा 10वीं तक के क्वेश्चंस हैं। तो आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा ताकि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँ इस पर कि आप एडवांस मैथ्स में क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट, इंडिया जीएस को कितना टाइम देना सही रहेगा? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 11 अंकों के लिए आपको इंडिया जीएस पढ़ना है, तो आप ज़्यादा टाइम ना देते हुए PAY क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने इंडिया जीएस एक बार पढ़ लिया है तो टॉपिक वाइज आप जाते हुए ल्यूसेंट या डिस्ट्रिक्ट वीक बुक से आप उससे रिवाइज कर लीजिए, आप रिवीजन कर लीजिए, ये तरीका है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सर, मन शांत नहीं रहता है, पढ़ते वक्त भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्या बाकी लोगों के साथ भी ऐसा होता है? डेफिनेटली होता है मित्र। आप जब कोई कार्य को करते हैं तो उस कार्य के लिए डाउट्स, हमारा जो चंचल मन है वो आता रहता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, या इतने से हो जाएगा, या मैं कम तो नहीं पढ़ लूँगा, या परीक्षा में जाके मेरे से गलत तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं दिमाग में, इससे डेफिनेटली नेट स्टडी टाइम आपका रिड्यूस हो रहा है। तो इसका एक ही तरीका है कि विश्वास रखिए, इससे विश्वास रखिए, किस पे? खुद, कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और ये विश्वास कैसे आएगा दोस्त? ये विश्वास MCQ करने से आएगा, ये विश्वास टेस्ट देने से आएगा। जब आप MCQ करेंगे, आप सवाल सॉल्व करेंगे और आपसे पूरे के पूरे सवाल बन जाएंगे और आप उसमें रैंक्स अच्छा लाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? बूस्ट हो जाएगा कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं। आप टेस्ट देंगे, आप टेस्ट में क्वालिफाई कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा, हाँ आप अच्छा कर रहे हैं। तो ये करना जरूरी है। और रही बात डाउट्स की, शांत की, तो मन को शांत रखिएगा, मेडिटेशन कीजिए, योग ध्यान कीजिए, थोड़ा बहुत गाने सुनिए। सबसे अच्छा तरीका है जो मैं यूज़ करता था, मैं अच्छे अच्छे गाने सुनता था। गाने सुनिए, आजकल के गाने मत सुनिएगा, रैप मत सुनिएगा, नॉर्मल संगीत सुनिए, अच्छे म्यूज़िक सुनिए, आपका दिमाग शांत रहेगा, अच्छा रहेगा। और खुद में विश्वास रखिए, टेस्ट दीजिए, MCQ सॉल्व कीजिए। तो इतने सवाल मुझे अभी तक मिले थे, कुछ 1-2 सवाल मैंने अभी स्किप किए हैं क्योंकि उनमें डिटेल मुझे आपको समझाना है। एक चैलेंजिंग टॉपिक्स के पे था और 1-2 तैयारी के ऊपर था, तो मैं व्यक्तिगत रूप से जो हमारा चैनल है उसमें DM करके बताऊंगा कि उन एग्ज़ाम्स को कैसे करना है। तो अभी तक अगर आपको ये सीरीज़, ये श्रृंखला अच्छी लगी है तो बताइएगा। हम एक मीटअप प्लान भी कर रहे हैं ताकि हम फेस टू फेस 1-to-1 लोगों से, छात्रों से मिल पाएँ, उनकी समस्या समझ पाएँ। तो कृपया चैनल को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाऊंगा, उनकी मदद कर पाऊंगा और अपने चैनल को भी आगे बढ़ा पाऊंगा। तो तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आशा करता हूं कि सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए होंगे, और अगर आप इसके अलावा भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। समय रहते ही टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल हूं अपने चैनल पे, और मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर जरूर करूंगा। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।